Hello students, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College Ajmer। स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर एक टॉपिक है द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड टू फेज सप्लाई गिवन टू द इंडक्शन मोटर। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर प्रोडक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंडक्शन मोटर क्या होती है। हमने 2 तरह की इंडक्शन मोटर पढ़ी थी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दिस मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। सो वी कैन से 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। सेल्फ स्टार्टिंग का मोटर का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जैसे ही हम इस मोटर को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो इसके अंदर एक रोटेटिंग टॉर्क डेवलप होता है। वो टॉर्क इसके रोटर को घुमाने का प्रयास करता है। अब हम यहाँ जानेंगे कि किस तरह से उसके अंदर टॉर्क डेवलप होता है, या यूँ कहें कि हम जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जबकि सिंगल फेज जब हम सप्लाई देते हैं किसी मोटर को तो उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता, केवल पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह डेवलप होता है उसको जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट हैपन, क्या होता है कि व्हेन 2 फेज सप्लाई गिवन टू द इंडक्शन मोटर, कि जब किसी इंडक्शन मोटर की, हमारी एक इंडक्शन मोटर है, इसको मैं 2 फेज सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, 2 मैंने फेज ले लिए और एक न्यूट्रल लिया है। ठीक है, ये हमारी एक इंडक्शन मोटर है। ठीक है, और जिसका ये स्टेटर रोटर बता रखा मैंने। तो इसको मैंने एक फेज दिया और ये दूसरा फेज दिया और इसका न्यूट्रल जो मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये सर्किट डायग्राम है सिंपल सा, कि इस तरह से मैं मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। अब देखिए कि 2 फेज 2 पोल स्टेटर वाइंडिंग हैविंग द 2 आइडेंटिकल वाइंडिंग 90 डिग्री स्पेस अपार्ट। अब चूंकि 2 फेज की मोटर है तो इसके अंदर जो स्टेटर की जो वाइंडिंग्स होती है उसके अंदर 2 वाइंडिंग्स होती है जो कि आपस में 90 डिग्री स्पेस्ड होती है। तो यहाँ मैंने दिखा रखा है, ये है वाइंडिंग नंबर 1 और ये है वाइंडिंग नंबर 2। तो ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री स्पेस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से वाइंडिंग हम यहाँ पर स्टेटर के जो स्लॉट्स है उसके अंदर वाइंडिंग हम यहाँ करते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे आप, ये इसका वेव डायग्राम है। ये देखिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैंने फाई लिया है जो कि फ्लक्स, ठीक है, जो कि फ्लक्स है हमारा, और इस पर मैंने थीटा एंगल लिया है। अब यहाँ मैंने एक फेज ये बनाया है जिसको मैंने 0 से स्टार्ट किया है। 0 डिग्री पर मैंने फेज, ये फेज 1 है हमारा। तो फेज 1 0 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर ये फेज हमारा मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। उसके बाद ये डिक्रीज होकर यहाँ पर 0 वैल्यू पे आता है। देन उसके बाद ये नेगेटिव में जाता है और मैक्सिमम नेगेटिव अप्रोच करके वापस ये 0 पे आ जाता है। अब जो फेज नंबर दूसरा है, सेकंड फेज है, ये फेज इससे 90 डिग्री लैग है। ठीक है, तो जब ये 0 है तब ये मैक्सिमम नेगेटिव 90 होगा और इस तरह से हम ये वेव डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो कि जब ये 90 होगा तब ये 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री दोनों के बीच में फेज एंगल है। और ये इस तरह से इंक्रीज होता हुआ ये वेव डायग्राम आप यहाँ देखेंगे। तो ये मैंने फेज 1 बनाया है और ये मैंने फेज 2 बनाया है। और यहाँ पर ये फेज 1 का फ्लक्स का डायग्राम है, तो इसको बोलेंगे फ्लक्स फाई 1 दैट इज फ्लक्स 1 एंड दिस इज फाई 2 दैट इज फ्लक्स 2। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 ये दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ऑफ फ्लक्स की ड्यू टू द एसी करंट फ्लोइंग इन द स्टेटर। इसका मतलब है जब हम 2 फेज वाइंडिंग को, यहाँ पर देखिए 2 फेज वाइंडिंग को मैंने सप्लाई दी है, मैंने यहाँ पर सप्लाई दी है। तो सप्लाई देने के बाद इसके अंदर 2 फ्लक्स, एक वाइंडिंग में फाई 1 जनरेट होगा और दूसरी वाइंडिंग में फाई 2 जनरेट होगा। और चूंकि ये दोनों फ्लक्स एसी करंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू एसी करंट, तो एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इनकी भी जो क्वालिटी होगी वो एसी होगी, यानी ये भी अल्टरनेटिंग होंगे, पल्सेटिंग होंगे। मीन्स इसकी जो वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू है, वो समय के साथ साथ चेंज होगी
कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, कभी मैक्सिमम होगी, कभी जीरो होगी। उसके बाद ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, साथ में इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग फ्लक्स हमको यहाँ पर मिलेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे फाई आर जो कि रिजल्टेंट फ्लक्स है, और रिजल्टेंट फ्लक्स है जो कि वेक्टर सम ऑफ फाई वन एंड फाई टू। हमने जहाँ जो दो वेक्टर लिए फाई वन और फाई टू, इन दोनों का रिजल्टेंट हम जो गेन करेंगे दैट इज फाई आर, रिजल्टेंट फ्लक्स कहलाएगा वो। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए कुछ कंसिडर। नाउ वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ फाई आर। तो अब हम फाई आर की वैल्यू कंसिडर करते हैं, एवल्यूट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह फाई आर की वैल्यू हमें मिलती है, साथ में उसका कुछ रोटेशन हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए, देखिए 0 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 135 पर और 180 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकालता है। तो ये देखिए पॉइंट ए पर मैंने लिया है कि वैन द थीटा इक्वल्स टू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 है उस समय क्या होगा। तो देखिए ये पोजीशन है, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ आप देखेंगे फाई वन की वैल्यू कितनी है 0, और फाई टू की वैल्यू क्या है -90। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया फाई वन की वैल्यू 0 और फाई टू की वैल्यू -90 का मीन्स है माइनस मैक्सिमम फ्लक्स फाई एम। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेक्टर सम निकालेंगे। तो वेक्टर सम आप जानते हैं कि फाई आर इक्वल्स टू अंडर रूट फाई वन का स्क्वायर प्लस फाई टू का स्क्वायर। तो फाई वन की वैल्यू यहाँ हम 0 पुट करेंगे और फाई टू की वैल्यू माइनस फाई एम पुट करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें 0 मिलेगा, इसका स्क्वायर करने पर माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देन वी गेट फाई एम स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होकर हमको मिलेगा फाई आर इजिकल टू फाई एम। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन से हम कह सकते हैं कि हमें जो इन दोनों फ्लक्स है फाई वन और फाई टू का 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। यानी हमारा फाई आर मैक्सिमम होगा, हालांकि वो नेगेटिव होगा लेकिन मैक्सिमम मिलेगा। नेगेटिव तो इसका एक डायरेक्शन हम डिनोट करते हैं, ये फाई आर है और फाई आर इक्वल्स टू फाई एम होगा, ये हमने भी यहाँ पर फाइंड आउट किया है। और ये है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। इसको एक बार वापस अगर देखना चाहें तो देखेंगे थीटा 0 पर मैंने वैल्यू निकाली है, फाई वन की वैल्यू यहाँ पर 0 है और फेज 2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस फाई एम है। रिजल्टेंट निकालने पर वी गेट फाई आर इज इक्वल टू फाई एम, यानी रिजल्टेंट फ्लक्स में मैक्सिमम फ्लक्स के बराबर मिलेगा। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड हम कंसिडर करते हैं। तो केस नंबर सेकंड में आप देखिए कि व्हेन द थीटा इक्वल्स टू 45, जब थीटा हमारा 45 डिग्री पर है तो उस समय फाई वन और फाई टू की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम देखते हैं। फाई वन की वैल्यू देखिए यहाँ पर, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री पर फाई वन की वैल्यू यहाँ पर है और फाई टू की वैल्यू यहाँ पर है, यानी दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल होगी लेकिन जस्ट अपोजिट होगी। तो अगर हम फाई की वैल्यू देखते हैं, साइन फाई इक्वल्स टू क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हमें फाई वन की वैल्यू मिलती है मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन √2, फाई टू की मिलती है माइनस में क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में था वो, फाई एम अपॉन फाई टू। ठीक है, तो ये दो, तो इसको मैंने डिनोट किया। देखिए ये मैंने यहाँ फाई वन बनाया है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे फाई टू बनाया है। तो इसकी वैल्यू माइनस फाई एम बाई 2 और इसकी वैल्यू फाई एम बाई √2। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें रिजल्टेंट ये लाइन मिलेगी, यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू फाई एम। अब ये कैसे आया, यहाँ देखिए वापस, फाई आर इज इक्वल टू फाई वन का स्क्वायर प्लस फाई टू का स्क्वायर। तो ये मैंने फाई वन का स्क्वायर किया तो रूट हट गया यहाँ पे 2 और ये यहाँ पर भी अपॉन 2 आ गया। इसका सम करेंगे तो ये हमें ये मिलेगा। आफ्टर दैट वी गेट फाई आर इज इक्वल टू फाई एम। तो दूसरे केस में भी आपने देखा कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिला है उसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्लक्स के बराबर मिली है, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट है वो पहले की अपेक्षा 45 डिग्री रोटेट हो गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो वी कैन से द फाई हैज यानी रिजल्टेंट फ्लक्स हैज शिफ्टेड 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले हमें फ्लक्स ये पहले जो रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन यूँ थी, अब वो 45 डिग्री पर वो 45 डिग्री रोटेट होकर फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरह में मिल गई है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर थर्ड केस की बात करेंगे कि थर्ड केस में है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर आप देखेंगे कि जो फ्लक्स 2 है उसकी वैल्यू 0 है और फ्लक्स 1 की वैल्यू फाई एम है। ये देखिए 90 डिग्री पर फ्लक्स 1 की वैल्यू तो मैक्सिमम है और फ्लक्स 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिली है। तो इस केस में भी हमें
फाई आर है वो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमें फाई एम ही मिलेगा। और फाई आर है वो पहले की अपेक्षा फर्दर मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स हैज फर्दर शिफ्टेड 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और अब हमें ये जो पहले इस डायरेक्शन में था उसके बाद 45 डिग्री, अब 45 डिग्री और रोटेट होकर हमें इस डायरेक्शन में मिला है। तो इस 90 डिग्री पे हमें ये रिजल्टेंट फ्लक्स इस तरह से मिलेगा। अब बात करते हैं 135 डिग्री की, कि व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो इस केस में हमें फाई एम होगा 1/√2 मीन्स फाई एम अपॉन √2 एंड फाई टू होगा फाई एम अपॉन √2। ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब जब दोनों पॉजिटिव होंगे उस केस में क्या होगा, फाई एम इज इक्वल टू हमें फाई एम मिलेगा, जो कि फर्दर शिफ्टेड 45 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, इसका रिजल्टेंट है फाई एम बाई √2, इसका वैल्यू है फाई एम बाई √2 और फाई वन की वैल्यू भी फाई एम बाई √2, और दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट हमें ये इस डायरेक्शन में ये मिलेगा। तो फाई आर इज इक्वल टू फाई एम। तो तीसरे केस में भी हमने देखा कि रिजल्टेंट फ्लक्स है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें मिलती है फाई एम, और जो शिफ्टिंग है उसकी वो फर्दर 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमें शिफ्ट वहां से वो मिलता है। अब लास्ट हम केस डिसाइड करते हैं यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री पर जब होगा तो फाई एन वापस अपनी वैल्यू 0 पे आ जाएगा, और फाई टू है उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। रिजल्टेंट दोनों में निकालेंगे तो फिर वही पहले की जैसे हमें फाई एम इज इक्वल टू फाई आर मिलेगा, और फर्दर शिफ्टेड वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन हमें ये मिलेगी। ठीक है, ये तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमने 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पर जो वैल्यूज डिफरेंट प्लेसेस पे हमने देखा, तो फाई आर की वैल्यू हर केस में हमें फाई एम मिली है, यानी जो उसका जो फ्लक्स है, उसका जो फ्लक्स का जो रिजल्टेंट फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मैक्सिमम मिलता है और कांस्टेंट मिलता है। तो इससे हम कंक्लूड निकालते हैं कि दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई एम, दैट विल बी कांस्टेंट इन एवरी टाइम, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और फ्लक्स है रोटेटिंग फ्लक्स, आई मीन रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड से, दैट इज 120 एफ अपॉन पी, वेयर एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल ऑफ रोटर, आरपीएम। इतनी हमें स्पीड हमें हर समय मिलेगी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रोटेट कर रहा है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो फ्लक्स रोटेट नहीं करता है, बल्कि फ्लक्स की वैल्यूज में करंट के अनुसार इतना चेंजेस होता है कि वो हमें रोटेट करता हुआ नजर आता है। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू कभी ज्यादा होती है, आई मीन करंट की वैल्यू कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी फ्लक्स हमारा है जो 0 पे आता है, कभी फ्लक्स हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। तो फ्लक्स में जो करंट में जो इतना चेंजेस आता है उसकी वजह से हमें फ्लक्स भी रोटेट करता हुआ नजर आता है। तो इस तरह से हम ये कह भी सकते हैं कि जब हम किसी इंडक्शन मोटर को 2 फेज सप्लाई दें, अगर किसी इंडक्शन मोटर को हम 2 फेज सप्लाई दें तो इंडक्शन मोटर हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी, जिसकी वजह से मोटर हमारी रोटेट करती है। तो ये थ्योरी है प्रोडक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी गिव प्रोडक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी गिव द 2 फेज सप्लाई टू द इंडक्शन मोटर। तो इसके लिए एक मैं डायग्राम आपका कंक्लूड करता हूं, जिसमें आपको ये सारा सब कुछ एक साथ नजर आएगा कि किस तरह से जो फ्लक्स है वो रोटेट करता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो यहाँ मिलता है, और जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट हमारा फ्लक्स है वो हमारा फाई एम मिलता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन 45 डिग्री रोटेट हो जाती है। ठीक है, थर्ड केस में जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है उस केस में फाई एम हमारा फर्दर 45 डिग्री रोटेट होकर हमें इस डायरेक्शन में मिलता है, और जब थीटा की वैल्यू हम 135 करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स हमें फाई एम मिलता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन वो इस तरह से होती है। और लास्ट जो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में हमें रिजल्टेंट फ्लक्स इस तरह दिखता है। तो फर्स्ट केस में इस तरह मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा यहाँ था, और लास्ट केस में रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा इस डायरेक्शन में आता है। तो देखिए एक हाफ साइकिल में इसने लगभग हाफ साइकिल पूरा कर लिया। ठीक है, मतलब सप्लाई की हाफ साइकिल में सप्लाई हमारी जो है वो इस तरह से है, इसके यह हाफ साइकिल में इसने हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स ने हमारा रोटेट करके वो इस डायरेक्शन में पहुंच गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम 2 फेज सप्लाई देते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है। तो मैं समझता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं किसी इंडक्शन मोटर को या 2 फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें से किस तरह से रोटर हमारा मूव करता है, रोटर हमारा रोटेट करता है, तो उसके लिए थ्योरी जानना बहुत आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।